कहानी अविनाश की जुबानी। मैं बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। वहाँ से टेक्सास में मैं इंटर्नशिप करने आया हूँ। हाई स्कूल में मेरी जिंदगी में एक ऐसी घटना हुई जिससे मैं बिल्कुल बदल कर रह गया था। मैं नष्ट हो गया था। प्रॉम की रात मैं नशे में था। जब सुबह मेरी नींद खुली, मैं खुद को होटल में पाया और मेरे बिस्तर पर खून था और एक तितली के आकार का कान की बाली। यहाँ कोई लड़की थी। उसकी दर्दनाक आवाज़ मेरे कानों में गूंजती रहती थी। मेरे बुरे सपने में आती थी। बहुत दर्द हो रहा है अविनाश। इसका इलाज ढूंढने के चक्कर में मैं प्ले बॉय बन गया। मैं लड़कियों से सुनना चाहता था कि मैं उसे अच्छा महसूस कराता हूँ। जब मैं इंटर्नशिप करने आया, एक लड़की से मेरी मुलाकात हुई जो कि मेरे साथ इंटर्न थी। उसका नाम खुशबू है। यहाँ काम करते हुए कुछ दिन बीत गए थे और अब मैं यही सोचता था कि जब मैं खुशबू को घर ड्रॉप करने का ऑफर दिया था, उसने मुझे इनकार कर दिया था और फिर लोकेश का ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया था। इससे दो बात निकल कर आती है। पहला, उसे मुझसे कोई दिक्कत है। दूसरा, वह लोकेश को पसंद करती है। उम्मीद करता हूँ दूसरा ऑप्शन ही होगा। आज हम बाहर शेयर होल्डर मीटिंग करने के लिए निकले थे। उसके बाद सीनियर ने कहा कि क्यों ना डिनर साथ में किया जाए। हम 6 लोग थे। मैं, लोकेश, सारा, खुशबू और 2 लोग थे जो दूसरे डिपार्टमेंट से थे। टेबल चुनने के बाद हम अपनी सीट में बैठ गए। खुशबू मेरी बगल वाली खाली चेयर पर बैठी। जब खाना ऑर्डर करके हम इंतजार कर रहे थे, यह बहुत अच्छा गया। शेयर होल्डर हमारे ओवरसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने को तैयार है, रॉब ने कहा, जो दूसरे डिपार्टमेंट के क्षेत्र से है और इस मीटिंग को वही लीड कर रहा था और हम लोग बस उसका सपोर्ट कर रहे थे। उसका साथी कहा, यह बहुत अच्छा अचीवमेंट है रॉब। सारा कही, तो तुम लोग अब देश से बाहर जा रहे हो? लोकेश बोला, बाहर खूब मजे करना। रॉब हंसने लगा, पूछा, तुम्हारा वहाँ पर कोई है क्या? उनके बात का तरीका को सुनकर मुझे समझने में देर नहीं लगी कि बात किस ओर जा रही है। सारा ने अपना हाथ अपने कानों में रख लिए और कहा, मैं ऐसी एक्टिंग करूंगी कि मुझे कुछ समझ नहीं आया। खुशबू हालांकि कंफ्यूज थी। मुझे नहीं लगता उसे पता है कि यहाँ चल क्या रहा है, पर मुझे पता है एक बार आप काम के माहौल में आ जाओ तो इस तरह के जोक्स चलते ही रहते हैं। माफ करना, मुझे नहीं लगता कि अभी इस बारे में बात करनी चाहिए, लोकेश ने कहा। हमारे पास एक और अटेंडेंस है। वह माफी मांगने की दृष्टि से खुशबू को देखा। हाँ, सही कहा, इसने हमारे दिमाग को और गंदा मत करो, सारा ने कहा, जब खासकर हमारे यहाँ मासूम खुशबू है। क्यों खुशबू? हमारे ऑफिस में कई सारे शादीशुदा मर्द ऐसे हैं जो अपनी बीवियों को धोखा देते हैं जब वह बिजनेस ट्रिप में होते हैं, और ऐसे ही किसी लड़कियों को ढूंढते हैं जो क्लब में हुकअप करने के लिए। यह मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। यहाँ तक कि कई लोग ऑफिस में भी को वर्कर के साथ रिश्ता रखकर अपनी पत्नी को सालों तक धोखे में रखते हैं। खुशबू का मुंह अभी खुला था। उसने बात को खींचा, मैं तुम्हारी बात का मतलब समझी नहीं। मैं अब अविश्वास से उपहास किया और चाहता था कि वो अपना मुंह बंद रखे, क्योंकि उसका यह भाव मर्दों को उसमें और ज्यादा इंटरेस्ट होगा। तुम कितने साल की हो खुशबू? रॉब ने पूछा। उसकी आवाज में उत्सुकता थी। 20, खुशबू ने कहा। यह बहुत कम उम्र है, रॉब ने कहा, पर अनुभवहीन होना दूसरी बात है। उसकी आवाज में मजाक था। मुझे यकीन है तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड होगा, उसने मजाक किया। मैंने देखा लोकेश की आंखें चमकने लगी जब उसने यह सवाल पूछा। वह खुश था कि रॉब ने यह सवाल उससे पूछा, जिससे उसकी मेहनत बच गई यह पता लगाने में। मैंने देखा खुशबू ब्लश करने लगी, जिससे चेहरे का रंग गुलाबी हो गया, जिसे समझने में मुझे थोड़ा भी वक्त नहीं लगा। जवाब साफ है, नहीं, कभी नहीं, सारा ने कहा। अरे रुको, उससे ज्यादा हालत खराब तो मेरी है, जो कि मैं बैंड के सिंगर को बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हूँ पर हो न सका। सारा पक्की अच्छी सीनियर दोस्त है जो इस बेचारी लड़की को बचाना चाहती है अपनी ओर ध्यान खींचकर। मैं कभी इस बारे में नहीं सोची थी, खुशबू ने आखिर जवाब दिया। किसी एक को रखना मेरे दिमाग में कभी नहीं आया था। मर्द फिलहाल मेरे प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है। वाह, एक वर्जिन मेरी, कहकर रॉब हंसने लगा। मैंने उपहास किया और फुसफुसाया, बेकार की बात है। शांति फैल गई। मुझे एहसास नहीं हुआ मैं वह शब्द कहे, और अब सबकी आंखें मुझ पर थी। उनको देखकर मैं खुद को कोसने लगा। मैं खुशबू के वाक्य पर कमेंट किया था कि उसे मर्द में रुचि नहीं है, ना कि रॉब की कि वह अभी भी वर्जिन है। एक्सक्यूज मी, खुशबू मुझसे कही जब उसकी आवाज हल्की सी कांप रही थी। शिट, मैं यह कैसे ठीक करूं? यह कोई गलत नहीं कि 20 साल की उम्र में कोई वर्जिन नहीं है।
पर सुनने में ऐसा क्यों लगा कि इस बात का उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। मैं सोचा माहौल को हल्का करने का लिए जोक करता हूँ। कम ऑन खुशबू, तुम इतनी मासूम नहीं लगती हो। मैं उससे नजरें हटाकर लड़कों की तरफ देखने लगा। कहा शायद यह भूल गई है इसने किसको दिया है। मैं हंसा और इससे पहले कि कोई अपनी प्रतिक्रिया देता मैं अपने गाल में एक जोर से थप्पड़ महसूस किया। सारा कराही और मेरे गाल जलने लगे। जहां मैं अपने हाथों से छुआ, धीरे से मैं खुशबू की ओर मुड़ा। वह खड़ी हो गई और उसकी आंखों में आंसू बनने लगे और मुझे गुस्से के साथ देख रही थी। और तब मुझे एहसास हुआ कि स्थिति को संभालने में मुझसे भयंकर भूल हो गई है। यह जानना बहुत भयानक है कि मैं उसे बुरी तरीके से चोट पहुंचाया था मेरे शब्दों से, और मेरा एक हिस्सा यह मानने को तैयार नहीं था कि उसने मेरे साथ अभी क्या किया। वो सबके सामने मुझे थप्पड़ मारी। कहानी खुशबू की जुबानी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं उसे थप्पड़ मारा, लेकिन फिर मुझे बहुत ज़्यादा चोट पहुंची थी क्योंकि यह सब उससे निकल कर आए थे। मैं कहीं भी रह सकती थी पर यहाँ नहीं। उन कॉलिग्स को इग्नोर करके जो लोग मुंह खोलकर मुझे देख रहे थे, मैं बाहर निकल आई। मैं दरवाजा खोलकर बाहर आ गई थी। रात की ठंडी हवा में गहरी सांस ली। मेरी आंखों में आंसू बनने लगे थे। मैं गहरी सांस ले रही थी, खुद को रोकने लगी जब अविनाश के शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। खुशबू। सारा बाहर निकल कर आई। हे भगवान, ये लड़के भी ना ऐसे हैं। जब मजाक करते हैं यह ऐसी बातें करते हैं। सच में यह लोग मजाक करने में बहुत बहुत बुरे हैं। मैंने अपना सिर हिलाया। नहीं, मुझे नहीं पता मैं क्या कर रही थी। शायद मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। ऐसा मत कहो, यह साफ है कि उनकी गलती थी। तुम ठीक हो ना? सारा ने पूछा। लोकेश बाहर आया, मेरे पास आने लगा। उसके चेहरे में भी मेरे लिए फिक्र थी। खुशबू, तुम ठीक तो हो ना? उसने पूछा। मुझे नहीं पता था यह बातचीत इस ओर चली जाएगी। अविनाश ना एक बेकार लड़का है, वह उगला, और उसके निष्ठुर शब्द से मेरे अंदर दर्द होने लगा। मैं ठीक हूँ, लेकिन यह बस। मैंने कहा, मुझे नहीं लगता मैं वहाँ वापस जाना चाहूँगी। नीचे देखकर मुझे खुद पर शर्म आ रही थी। मुझे नहीं मालूम मैं अविनाश का सामना फिर कर पाऊंगी या नहीं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अभी इंटर्नशिप के बहुत सारे दिन बचे हुए हैं और मैं सब खराब कर दिया। नहीं, उसने सब खराब कर दिया। क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं? सारा ने पूछा, लेकिन उसको लोकेश हरा दिया जब उसने कहा मैं इसे घर ड्रॉप कर देता हूँ। फिर वह सारा की ओर देखा। कहा, तुम यहाँ कंपनी की कार से आई हो जबकि मैं अपने पर्सनल कार से आया हूँ, तो मैं इसे छोड़ देता हूँ। उसने सहमति से सर हिलाया। ठीक है कहकर सारा रेस्टोरेंट की तरफ वापस चलने लगी, जहाँ मैं लोकेश की कार की ओर जाने लगी। अगली सुबह मैं अविनाश से पहले ही ऑफिस आ गई थी। वह मेरे बाद जब आया तो मैं अब लैपटॉप की तरफ घूम गई और वह भी कुछ नहीं कहा, चुपचाप अपने सीट में बैठ गया। न उसने मुझसे माफ़ी मांगी जो कल हुआ था उस वजह से, और ना ही मैंने उससे माफ़ी मांगी उसे सबके सामने थप्पड़ मारने के लिए। यह खामोशी इतना अत्याचार कर रही थी कि मुझे लग रहा था ऐसी सिचुएशन में कहीं भाग जाऊं, पर यह संभव नहीं था क्योंकि हमारे डेस्क यहाँ कनेक्टेड थे। पर समय बीत गया क्योंकि हमारे पास इतने सारे असाइनमेंट थे। अगला दिन भी ऐसे ही बीत गया। हम दोनों एक दूसरे को खामोशी के साथ जवाब दे रहे थे, जबकि दूसरे कई सारे चिंता में हम दोनों को देख रहे थे। मुझे इससे नफरत थी। अभी 2 ही हफ्ते हुए हैं और हम दिखा दिए कि हम कितने अनप्रोफेशनल हैं। पर शुक्र है कि आज शुक्रवार है, मेरे पास करने के लिए दूसरे काम है। मैं अपने बुक स्टोर में काम करती हूँ जो मेरे घर के पास है, लेकिन सिर्फ वीकेंड में। सच कहूँ तो यहाँ पर इंटर्न के रूप में काम करने के लिए सैलरी बहुत ज़्यादा है जितना मैं मांग सकती थी। मेरी आंखें सच में सदमे में बड़ी बड़ी हो गई थी जब पहली बार उसने उस अमाउंट को बताया था। जिंदगी में कभी भी इतना बड़ा अमाउंट मेरे अकाउंट में कभी ट्रांसफ़र नहीं हुआ, लेकिन अभी मुझे मेरा पार्ट टाइम जॉब पसंद है, इसलिए मैं वहाँ काम नहीं छोड़ा। जब मैं अपना सारा सामान बैग में रखकर निकलने जा रही थी, सारा हमारे क्यूबिकल में आई। हे, तुम दोनों आज रात फ्री हो? वह चहचहाई। मैंने अपना काम बंद कर दिया। अविनाश भी उसकी ओर मुड़कर देखा। सोच रहे थे कि आखिर वह क्या कहने वाली है। यह एक क्लब है जहां हम जा रहे हैं, क्या तुम आना चाहोगे? वह हम दोनों से पूछी। उसकी आवाज़ में काफ़ी उत्साह थी। जाहिर सी बात है, न ही मैं और न ही अविनाश ने कोई जवाब दिया, और उसकी बातों से हम बड़े अस्वस्थी में पड़ गए। हे भगवान, मैंने पूछा ही क्यों? मुझे पता है तुम लोग फ्री होगे, सारा ने कहा।
इससे पहले कि मैं जवाब देने के लिए मुंह खोलती, उसने बीच में काटा, तुम्हें पता है, तुम दोनों को थोड़ा चिल करना चाहिए और सब कुछ भूल जाना चाहिए। वह अपनी भौं ऊंची की ताकि हमारे बीच के तनाव खत्म हो सके। मैं जानती हूँ कि वह ठीक करना चाहती है जो कुछ भी हमारे बीच में हुआ था, और मुझे यह पसंद है कि वह इतनी केयर करती है, लेकिन मैं नहीं जाना चाहती थी। और सबसे बड़ी बात, क्लब मेरी चीज नहीं है। लेकिन मैंने उससे पूछा, और कौन आ रहा है? कम ऑन, बस हम 4 लोग हैं। लोकेश पीछे से आ गया। मैंने सारा और फिर लोकेश को देखा। उनके चेहरे पर नखरे की मुस्कान थी और वो ना नहीं सुनने वाले थे। जोर से म्यूजिक की आवाज सुनाई दी जब मैं सारा की कार से उतरी। अविनाश और लोकेश अपनी अपनी कार में आए थे और सही समय पर हमसे एंट्रेंस में मिले। मुझे अविनाश के बारे में नहीं पता, पर मैं अभी 21 साल की नहीं हुई हूँ तो मैं पीने नहीं वाली। सोच कर ही मुझे उल्टी आने लगी थी। मुझे याद है जब मैं तारा के घर में रहती थी तो क्या हुआ था। जैसे ही क्लब के अंदर आई, काफी जोर से म्यूजिक सुनाई दी। जब बार के सामने से गुजर रहे थे तो शराब की बदबू से मुझे अजीब सा महसूस होने लगा और मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी गलत फैसला लिया था। अपनी टेबल में आकर हम सीट लिए। मैं सारा और लोकेश के बीच में बैठी थी, जबकि अविनाश लोकेश के साथ बैठा था। लोकेश ने अपनी ड्रिंक ऑर्डर की। मुझे समझ नहीं आया उसने क्या कहा। वो शराब के बारे में ही कुछ कह रहा होगा। मुझसे पूछा गया तो मैंने कहा कोक, और मैं अवाक रह गई जब अविनाश ने भी वही कहा, कोक। वह ड्रिंक नहीं कर रहा। यार, यह क्या बात हो गई? लोकेश काफी झुंझुलाहट से अविनाश की ओर देख रहा था। उसकी आंखों में अविश्वास था। यह लोग अभी भी कानूनन पीने की उम्र में नहीं पहुंचे हैं, सारा ने कहा। नहीं, दरअसल मैं अडल्ट हूँ। मैं पिछले महीने ही 21 का हो चुका हूँ, अविनाश ने कहा। लोकेश उपहास किया। फिर क्यों डूड? उसमें कोई मजा नहीं है। तुम अपना इरादा बदल लो। मैं अकेले नहीं पीने वाला। हालांकि सारा भी पीने वाली है, पर शायद वह उसे गिनती में नहीं ले रहा। तुम शराब पीकर गाड़ी नहीं चला सकते, सारा ने उसे याद दिलाया। मैं इतने नशे में नहीं होता हूँ, लोकेश ने कहा। फिर अविनाश से पूछा, तुम क्यों इतना बदल गए अविनाश? अविनाश ने कहा, मैं अब और नहीं पीता हूँ। लोकेश चकित होकर उसे देखने लगा और मैं काफी चकित हो गई उसकी बात सुनकर। क्या बिल्कुल भी नहीं? लोकेश ने पूछा। बियर भी नहीं? बस कभी खास मौके में, अविनाश ने कहा। तब तो यह खास मौका है। अब लोकेश ने नखरे की मुस्कान दी। तुम्हारा इंटर्नशिप को मैं सेलिब्रेट करूंगा यहाँ पर। वह रुका और फिर जोर से हंसने लगा और कहा, आखिरी बार तुम ड्रिंक किए थे तो तुम बिल्कुल टल्ली हो गए थे, याद है? आखिरी बार प्रॉम की रात में। अविनाश के भाव एकदम बदल गए। उसका जबड़ा टाइट हो गया। होठों से एक पतली लकीर बना ली। क्या उसे याद है कि वह सड़कों में बेहोश पड़ा था? मेरी पार्टी में आने के लिए थैंक्स, लोकेश ने कहा। उसकी आवाज में मजाक था। मुझे होटल तक ड्रॉप करने के लिए थैंक्स कहकर अविनाश ने उसका मजाक बनाया। अनजाने में ही मैं लोकेश की ओर देखने लगी थी। वह वही था जो अविनाश को सड़क में ड्रॉप कर दिया था, वह जानते हुए कि वह नशे में चूर था। अचानक से मेरी धारणा लोकेश के प्रति बदल गया। मुझे लगा था वह अच्छा लड़का है, पर अभी मुझे नहीं पता मुझे उसके बारे में क्या सोचना चाहिए। मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था। लोकेश ने देखा कि मैं उसे देख रही हूँ। मैं झट से अपनी आंखें हटा ली और अपना गला साफ करने लगी। ड्रिंक सर्व करने के बाद मेरी तबीयत और ज्यादा खराब होने लगी। क्लब की ठंडक कोई मदद नहीं कर रही थी। शराब की बदबू से अचानक से मुझे मेरे सौतेले पापा की याद आने लगी। अब वह बियर की बोतल जमीन पर पटका था और मुझे बुलाया था। मैंने देखा जब मैं कोक की गिलास पकड़ने गई, मेरा हाथ हल्के से कांपने लगे थे। क्या तुम ठीक हो? सारा ने चिंता जाहिर की। हाँ, मैं ठीक हूँ। थोड़ी सी तबीयत खराब लग रही है। कुछ ही देर में एक खूबसूरत सी लड़की हमारे टेबल के पास आई। वह मिनी स्कर्ट में थी और लंबे बाल पीठ तक थे। किसी एक्ट्रेस जैसी लग रही थी। देखो यहाँ पर कौन है? एक खूबसूरत सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। अविनाश स्पेंसर। अविनाश के चेहरे पर एक नखरे की मुस्कान आ गई और वह लोकेश को देखने लगा। लोकेश अपना सर हिलाते हुए हंसने लगा। कहा, कुछ नहीं कर सकता ड्यूड। यह बार बार पूछती जा रही थी, तुम कहाँ हो? बहुत लंबा समय हो गया है जूली, अविनाश ने कहा। और मैं अबाक रह गई जब वह लड़की अविनाश के गोद में बैठकर और अपने हाथों से उसके कंधे में मोड़ लिया। मैं शॉक्ड रह गई। ये काफी बोल्ड है। जल्दी से मैंने अपनी नजरें उनसे हटा ली। यह उन लड़कियों में से है जो अविनाश के आसपास भिनभिनाती रहती है और मजे करती है। क्या मैं तुम्हारे साथ डांस कर सकता हूँ? जब मैं अपना सर घुमाकर देखी, लोकेश मेरे सामने खड़ा था। एक प्यारी सी मुस्कान देकर उम्मीद के साथ मुझे देख रहा था। मुझे माफ करना, मैं डांस नहीं कर सकती। मैं अभी जैसा महसूस कर रही थी उसमें मदद नहीं होगी। उसके चेहरे पर निराशा फैल गई। शायद वह चाहता था कि मेरे साथ वह डांस करे ताकि मैं थोड़े मजे कर सकूं।
फिर वह सारा की ओर देखकर एक भौं ऊंची की और सारा ने कहा मैं तैयार हूँ और दोनों डांस फ्लोर पर चले गए। मैं अविनाश की ओर देखी और उस लम्हे अफसोस करने लगी जब वह दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। उसका एक हाथ उस लड़की के गोद में था, दूसरी उसकी पीठ को सहारा दे रहा था। वह लोग एक दूसरे के मुंह में अपना जीभ डाल रखा था और मैं फिर से खुद को बीमार महसूस करने लगी। यहाँ तक कि मुझे उल्टी करने का मन कर रहा था। मैं यहाँ जितना देर रहूंगी और शराब की बदबू मेरे नाक में आएगी, मुझे ऐसा ही लगेगा। तारक के घर से निकलने के बाद सोची थी कि मुझे उसे अब सूंघना नहीं पड़ेगा, पर मैं बहुत गलत थी। 2 साल से मैं ठीक कर रही थी। अब मेरा इमोशन फिर से ऊपर नीचे हो रहा है। जब अविनाश मेरी जिंदगी में वापस आ गया और मैं शराब के बीच में हूँ, मैं अपने अतीत को सोचने लगी हूँ, तभी देखा 2 लोग आपस में क्लब में लड़ाई कर रहे थे और वह सारी यादें एक साथ मेरे अंदर वापस आने लगी। तुम देर हो, मेरे सौतेले पिता ने कहा था और फिर मेरे गाल में एक जोरदार तमाचा मारा था। क्या सब कुछ ठीक है? लोकेश की आवाज से मैं दुनिया में वापस आई। मैं सिर हिलाई, हाँ मैं ठीक हूँ, पर यह लोग मुझे नहीं देख सकते जब मुझे PTSD फिर से होगा। इसलिए मैंने कहा मुझे रेस्टरूम जाना है। उठकर खड़ी हुई और मैं रेस्टरूम की ओर जाने लगी। मेरे पैर कांप रहे थे, मेरा बैलेंस बिगड़ रहा था, मुझे ऐसे चक्कर आ रहे थे। मैं वॉशरूम के अंदर जाती इससे पहले कॉरिडोर में एक लड़का और लड़की एक ही साथ निकल के आए। दोनों एक दूसरे को पकड़कर हंस रहे थे और मेरा दिल लगभग रुक गया। मैं वहीं पर बैठ गई, ठंडी जमीन पर अपने घुटनों को मोड़कर सीने के साथ लगा लिया। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था और तारक ने फिर से ऊपर हाथ उठाया और मैं इंतजार करने लगी उसके जोरदार तमाचे का, उसकी लात का, खुशबू। किसी ने मुझे पुकारा और मेरे मुंह से हल्की सी चित्कार निकली। किसी ने मेरे बाजू को पकड़ा, मैंने उसका हाथ झड़क दिया। नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं भीख मांगी। मुझे पता है तारक मुझ तक पहुंच जाएगा और मुझे फिर से मारेगा। खुशबू, वो आवाज फिर से मुझे पुकारा, पर यह इस बार काफी नरम था। जब मैं आखिर में हिम्मत करके उसकी ओर देखी, मैं एक जोड़ी गहरी नीली आंखों में देखने लगी जिसमें चिंता थी। वह अविनाश था। कहानी अविनाश की जुबानी। मेरी चिंता और बढ़ गई जब मैं झुककर उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर खौफ था, उसके होंठ कांप रहे थे। यह ऐसी क्यों है? मुझे एहसास हो गया था कुछ गलत है। जब हम इस क्लब में अंदर घुसे थे, अजीब बर्ताव कर रही थी, जैसे कि इस जगह पर और एक भी पल नहीं रुक सकती। यह अस्वस्थी से कहीं ज्यादा कुछ था। वह एकदम फीकी पड़ गई थी, जैसे कि किसी भी पल टूट जाएगी। क्लब की उस लड़ाई के बाद मुझे एहसास हो गया था सच में कुछ गलत है, इसलिए मैं उसका यहाँ तक पीछा किया। वह मुझे देख रही थी काफी कमजोर तरीके से, बिल्कुल असहाय होकर और अपने घुटनों को मोड़कर कांप रही थी, बिल्कुल ट्रॉमाटाइज्ड है। मैं देखकर कह सकता हूँ कुछ उसके अंदर जरूर हुआ है, क्योंकि मेरे स्पर्श से उसने अपने आप को दूर कर लिया था। तो मुझे सावधान रहना होगा। मैं उसे और डराना नहीं चाहता। सब ठीक है खुशबू, मैं फुसफुसाया। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। क्या तुम अपने पैरों पर खड़ी हो पाओगी? कहकर मैंने उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाया तो कुछ देर देखती रही जैसे कि मेरा हाथ जहर है। उसने नजरें हटा ली। अपने घुटनों को पकड़कर वह फिर से कुछ देर के लिए कांपती रही। वह काफी डरी हुई लग रही थी और यह देखना काफी दर्दनाक था। खुशबू, मैं फिर से फुसफुसाया और वह अब धीरे धीरे मेरी ओर देखी। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा खुशबू। मैं कोशिश कर रहा था कि वह मुझ पर भरोसा करे। मुझे पता है तुम यहाँ कंफर्टेबल नहीं हो। मैं बस तुम्हें यहाँ से निकालना चाहता हूँ। कुछ देर मेरी ओर देखी जैसे कि विश्वास कर सकती या नहीं, पर मैंने उसे भरोसा दिलाया जिससे उसकी आंखें नर्म हो गई। धीरे धीरे उसने मेरे हाथों को पकड़ा और उसके हाथ अभी कांप रहे थे। उसका हाथ पकड़कर मैंने राहत की सांस छोड़ी। फिर भी अभी भी ऐसी हालत में नहीं थी कि मैं उसे अकेला छोड़ दूं। अपने पैरों पर खड़ा कराया। मैं कृतज्ञ हूँ कि उसे मुझ पर भरोसा किया ताकि उसकी मदद कर सकूं। हम दोनों हाथों में हाथ लिए चल रहे थे और मैं उसे क्लब में वापस ले जाने में मदद कर रहा था ताकि वह किसी और से टकरा न जाए। और एक बार जब अपनी सीट में आ गया, लोकेश और सारा दोनों हमारी ओर देखने लगे। सोच रहे होंगे कि खुशबू के साथ क्या गलत है। हालांकि जूली अपना मुंह बना ली थी जैसे कि वह खुश नहीं है, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने उसे यहाँ पर नहीं बुलाया। लोकेश थोड़ा सा पीछे हटा जब देखा कि हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था। तुम लोग क्या कर रहे थे? लोकेश ने पूछा। वह एक इमरजेंसी है और हम लोग जा रहे हैं। तुम लोग मजे करो, मैंने कहा। उसकी प्रतिक्रिया जानने से पहले मैं उसके साथ चलने लगा। महसूस किया कि उसका हाथ मेरे बाजू को थामा। मेरा जबड़ा टाइट हो गया। मैं उसे घर ले जा रहा हूँ। उसकी ओर देखा और अपने ही आवाज़ में मैं चकित रह गया, जो कि काफ़ी प्रोटेक्टिव थी।
उन्हें जाने दो। मैंने सुना सारा ने कहा। मैं खुशबू को लेकर जाने लगा और सारा की सराहना की कि वह आखिर खुश है कि मैं और खुशबू आपस में बात कर रहे हैं। अपनी कार में आकर पैसेंजर सीट में मैं उसे बैठाया, फिर मैं सीधे स्टीयरिंग व्हील के पीछे बैठ गया। इंजन शुरू करने से पहले मैं खुशबू को देखा जो कांपते हुए हाथों से सीट बेल्ट लगा रही थी। सब ठीक हो जाएगा खुशबू, मैंने उससे कहा जबकि वह मेरी ओर नहीं देख रही थी। मैं तुम्हें घर छोड़ रहा हूँ, ठीक है? उसने सर हिलाया और मुझे यही चाहिए था। ड्राइव करने से पहले मुझे पहले पता था कि वह कहाँ रहती है, क्योंकि मैं लोकेश को उसे ड्रॉप करते हुए पहले ही देखा था। यात्रा खामोशी के साथ गुजरी। मैं उसे समय दे रहा था कि वह खुद को शांत कर सके। जब उसके घर के सामने गाड़ी रोका, मैंने देखा वह खुद को शांत कर ली थी। थैंक यू अविनाश, वह हकलाई। उसकी आवाज़ बहुत ही धीरे थी। मुझे माफ़ करना, मुझे नहीं पता था, उसने कहा। मुझे लगता था दुष्स्वप्न बंद हो गए हैं, लेकिन वह अपने वाक्य को पूरी नहीं कर पाई और मेरा दिल डूबने लगा। खौफनाक सपना, मुझे पता है खुशबू कैसा महसूस होता है, मैंने सोचा। वह रोने लगी और मुझे नहीं पता कि मैं क्या कहूँ। मुझे नहीं पता उसके साथ क्या हुआ था। शायद वह मुझे खुलने को तैयार नहीं होगी, शायद वह उसकी व्यक्तिगत चीज होगी, इसलिए बस मैं उसका रोना सुनता रहा जब तक वह चुप नहीं हो गई। मुझे पता नहीं था कि ऑफिस की कितनी कॉन्फिडेंट खुशबू इतनी कमजोर और नाजुक होगी। अचानक से एक दर्द मेरे सीने को कुचलने लगा और मैं दूसरी ओर देखने लगा। मैं उसकी ओर क्यों नहीं देख पा रहा? उसकी आंखों में कुछ ऐसा है जिससे मेरा दर्द और बढ़ जाता है, जैसे कि हर वक्त जब दिन के वक्त आसमान को देखता हूँ। आखिर यह क्या है? कुछ तो गलत है, पर जब भी दुष्स्वप्न की बात आती है मैं इसे अनदेखा करता हूँ। मुझे लगता है मुझे अब चलना चाहिए, उसने कहा। थैंक्स मदद के लिए। मैं अपने सपने में वापस आया। हाँ ठीक है, मैं इस बारे में भूल ही गया था। कार से उतरकर मैं उसकी साइड का दरवाज़ा खोला। जब बाहर निकलकर गहरी सांस ली और अपनी अपार्टमेंट की ओर देखने लगी, पर फिर उसने त्योरी चढ़ाई और पूछा, तुम्हें कैसे पता मैं कहाँ रहती हूँ? मैंने देखा था जब लोकेश तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुँचाया था, जब मैं रास्ते में था। मेरा जवाब सुनकर वह मेरी ओर ग्लानि के भाव से देखी। मैं उसकी ओर देखने लगा कि वह कुछ कहे कि उसने मेरा ऑफ़र क्यों मना कर दिया था, जबकि ठीक उसके बाद उसने लोकेश का ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया था। पर उसने कुछ भी नहीं कहा, बल्कि अपनी आंखें मुझसे हटा ली। एक और सांस मेरे मुंह से निकली। मैंने कहा, ठीक है, फिर अपना ख्याल रखना, जल्दी तुम ठीक हो जाओगी खुशबू। वह बस सर हिलाई और एक घबराहट सी मुस्कान दी और अपने अपार्टमेंट की ओर जाने लगी। मेरी आंखें उसे तब तक नहीं छोड़ी थी जब तक वह अपार्टमेंट के अंदर नहीं चली गई। सोचने लगा, ठीक हो जाएगी ना, क्योंकि मैंने उसे जब क्लब में देखा था तो वह PTSD का शिकार थी। जो भी उसे उस हाल में देखता उसकी फिक्र करता। मैं मुड़कर अपनी कार को लेकर जाने लगा। इस बात से अवगत नहीं था कि मेरा दिल सीने में बहुत तेजी से धड़क रहा था। कहानी खुशबू की जुबानी। सोमवार आ गया। मैं आज जल्दी आ गई थी और जब देखा तो अविनाश अभी नहीं आया था। शुक्रवार रात को क्लब में जो हुआ था वो बहुत भयानक था। मैंने जो दृश्य अपने अतीत के देखे थे दर्दनाक था और यह शराब की बदबू की वजह से हुआ था। मैं खुद से वादा किया कि अब इन सब चीज़ों से खुद को दूर रखूंगी। मैं अपनी सीट में बैठकर लैपटॉप खोली हुई थी कि तभी अविनाश आ गया और मैं बिदक उठी। तुम ठीक तो हो ना? उसने पूछा। मैंने सिर हिलाया और एक मीठी सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। हे भगवान, ऐसे ही अगर दिन की शुरुआत हो तो कितना अच्छा रहता है। ऐसे ही पूरा दिन बीत गया। जॉर्ज ने हमें कुछ असाइनमेंट दिए थे जिसे ख़त्म करते करते रात के 8 बज गए थे। काम हो गया कहकर मैं अपने चेयर को घुमाकर देखी। अविनाश अपनी सीट पर नहीं था, जबकि उसकी लैपटॉप खुला हुआ था और पेपर इधर उधर बिखरे पड़े थे। मुझे लगा रेस्ट रूम गया होगा और मैं अपने लैपटॉप को बंद करने लगी। तभी दरवाजे से कुछ आवाज़ आई जिससे मैं अपना सर उस ओर घुमाई, पर कोई नहीं था। मैंने आवाज लगाई, अविनाश, पर कोई जवाब नहीं आया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरे गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए। सरप्राइज! एक आवाज आई जिससे मैं लगभग उछल पड़ी। मेरे मुंह से चीख निकलने वाली थी। मुड़कर देखी तो सामने अविनाश खड़ा था। उसके चेहरे पर खिलाड़ी सी मुस्कान थी, लेकिन मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई जब मैंने देखा उसके हाथ में क्या है। एक केक देखकर ही लालच आ रहा था और उसमें 21 का मोमबत्ती लगा हुआ था। मैं अभी समझने की कोशिश कर रही थी कि हो क्या रहा है। याद करने लगी कि आज कौन सा दिन है। तभी अविनाश ने कहा हैप्पी बर्थडे और मुझे कुछ पता नहीं था। मैं फटने को थी। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मेरे चेहरे के भाव को पढ़ने के बाद अविनाश ने कहा, मुझे मत कहना कि मैं गलत। मैंने काटा, नहीं, मैं भूल गई थी। केक खाने के बाद मैं अपने चेयर में बैठकर उससे पूछी,
पर कैसे अविनाश? वह मुंह दबाकर हंसा कि हमें अपने इंटर्नशिप पार्टनर के बारे में सब पता लगाना चाहिए, इसलिए मैंने आज कंपनी की साइट में तुम्हारी डिटेल्स देखी थी जिसमें लिखा हुआ था आज तुम्हारा बर्थडे है, तो तुमने यह सब तैयारी की। मैं अविश्वास से उससे पूछा। उसने कहा कम ऑन, यह बस एक केक है जो मैं नीचे से खरीद कर लाया हूँ। मैंने देखा था कि किसी की नज़र इस केक पर थी जब वह नीचे लंच पर जाती थी। मेरी हंसी मेरे चेहरे के ब्लश को नहीं रोक पाई। थैंक यू अविनाश, मैंने कहा। मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ जो तुम्हें उस दिन रेस्टोरेंट में कहा था। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचाना चाहता था, मैं बेवकूफ़ था और खुद को कोसने लगा। मैं इंतज़ार करने लगी वह और क्या कहेगा। उसने कहा मुझे एहसास हुआ है कि मैं तुम्हें ठीक से नहीं जानता हूँ। मैं गलत था, मुझे तुमसे वह शब्द नहीं कहने चाहिए थे। काश मैं वक्त में वापस जा पाता तो मैं उसे वापस ले लेता। क्या तुम मुझे माफ़ करोगी? एक मीठी सी मुस्कान मेरे चेहरे पर आ गई। मैंने कहा तुम भी मुझे माफ़ करना। मुझे तुम्हें सबके सामने थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। मैं अपने जज्बातों पर काबू नहीं कर पाई थी। फिक्र मत करो, इतनी चोट नहीं लगी थी। उसने मजाक किया। जब मैं अपनी आंखें बड़ी की उसने कहा सच कहो तो काफ़ी लगी थी। हम दोनों हंसने लगे और उसे हंसता देख मेरे पेट में तितलियां नाचने लगी। तो क्या अब सब ठीक है? उसने पूछा। मैंने सर हिलाया। हाँ हम ठीक है। और अचानक कुछ यादों से मेरी आंखें धुंधली हो गई। मुझे एहसास नहीं हुआ कि मेरी आंखों में पानी आने लगे थे। अविनाश थोड़ा पीछे हटा और मुझे एहसास होते ही मैं अपने आंसू पोंछने लगी। मुझे माफ़ करना। दरअसल मैंने कहा यह बहुत दिन हो गए हैं किसी ने मेरा जन्मदिन सेलिब्रेट किया हो। यह सुनकर उसकी आंखें नरम हो गई। मुझे इससे मेरी माँ की याद आने लगी। मैंने कहा वह कहाँ है? उसने पूछा। वह अब इस दुनिया में नहीं रही। उसका चेहरा लटक गया जैसे कि उसे लगा यह सवाल नहीं पूछना चाहिए था। उसने कहा मुझे माफ़ करना। मैंने अपना सिर हिलाया, बोला कोई बात नहीं, 3 साल हो गए हैं इस बात को। शांति फैल गई। अविनाश ने कुछ नहीं कहा तो मैंने आगे जारी रखा। दरअसल मैं कुछ ज़्यादा ही खुश हो गई थी क्योंकि मैं इसे दोबारा सेलिब्रेट कर रही हूँ किसी के साथ। सोची अकेली जिंदगी चलाने में काम करते करते मुझे दोस्त बनाने का समय भी नहीं मिला था। जन्मदिन किसके साथ मनाती? मुझे खुशी हुई कि मुझे उसका सम्मान मिला। अविनाश ने कहा और अब से ऐसा नहीं होगा। मैं हर साल तुम्हारा जन्मदिन मैं तुम्हें विश करूंगा। मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा। मैं मुस्कुराने लगी और उसके शब्दों से मुझे ऊष्मा मिलने लगी, बहुत ज्यादा ऊष्मा। दोस्तों, क्या दो टूटे हुए इंसान एक दूसरे का सहारा बन पाएंगे? और कैसे सच्चाई का पता चलेगा अविनाश को कि खुशबू ही वही लड़की है जिसे उसने इतनी दर्द पहुंचाई थी? जानने के लिए कहानी में मेरे साथ बने रहें। थैंक यू।